हेलो स्टूडेंट्स, वापस स्वागत है आपका नेविगेट के ऑफिशियल चैनल पे। मेरा नाम है आयुष पाटदार। पिछले वीडियो में हम लोग एसएससी जेईई के बारे में जानकारी ली थी। हम लोगों ने एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के नाते आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह हम एसएससी जेईई को एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होने के नाते क्रैक करें। ऐसी क्या समस्याएं आती है हमारे पास एज ए स्टूडेंट के नाते जो हम क्रैक नहीं कर पाते। हमने उसके अंदर आप लोगों को एक वन ऑफ द हम जब टेक्निकल पार्ट्स के बारे में जानकारी ले रहे थे, जब हम ऑब्जेक्टिव बारे में बात कर रहे थे कि आपके वन जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो कि बहुत ही हैवी वेटेज रखता है आपके एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर, जिसका वेटेज करीब 40 to 50 मार्क्स होता है, जहां पर आपके डिफरेंट तरीके से आपके सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि इंडक्शन मशीन, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन। तो वहां पर हमने वन ऑफ द टॉपिक जो ट्रांसफार्मर था उसको आज हम लेके आए इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हमारे ट्रांसफार्मर के बेसिक्स आपको आते हैं एसएससी जेईई के अंदर, और उसके बारे में हम पूरी डेफिनेशंस की से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। सबसे पहले बात करें कि ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर कहाँ से उदय हुआ, कहाँ से इसका इन्वेंशंस की समझ आई लोगों के अंदर, और क्यों आज के तारीख में ट्रांसफार्मर हर जगह हमारे लगे होता है। जैसे कि हम बात करें आपके इन्वर्टर्स के अंदर, हम बात करें आपके फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सब दूर आपको आपके इन्वर्टर्स, आपको आपके ट्रांसफार्मर दिखाई देते हैं। तो बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हुई जब आपके हम बात करते हैं, आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख रखी होगी, निकोला टेस्ला वर्सेस एडिसन। एडिसन के बारे में आप लोग जानते हैं इसे इन्वेंटर ऑफ बल्ब के रूप में, मगर उनके साथ में एक और उनकी नाम जुड़ा हुआ है कि उन्होंने डीसी जनरेशन को बहुत ज़्यादा उदयमान करा था। हम बात करते हैं पहले निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला एक बहुत ही यंग साइंटिस्ट थे जो कि बुडापेस्ट में अपने खुद कुछ काम कर रहे थे, जो एसी के ऊपर काम कर रहे थे। वही एडिसन की बात करें जो कि डीसी जनरेशन के अंदर बहुत ही मशगूल थे, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे थे न्यूयॉर्क सिटीज़ के अंदर, और वही उन्होंने उनके साथ बल्ब का इन्वेंशन कर दिया था जो कि उनकी डीसी जनरेशन की सप्लाईज को बहुत ही बूस्टअप कर रहे थे। मगर उनको अभी समस्या आ रही थी कि उनकी जो शिप्स वगैरह होते हैं जहां पर कि उन्होंने डीसी जनरेटर्स को लगा रखा था, वहां पर कम्यूटेटर बार बार फॉल्टी हो रहे थे, जिस कारण कि हमारे डीसी मशीन्स खराब हो रही थी। इसके लिए उन्होंने निकोला टेस्ला को बुडापेस्ट से बुलाया और कहा कि आप मेरी समस्या को समाधान कर देंगे तो आपका जो वन ऑफ द सक्सेसफुल आपका इन्वेंशन है जो आप करना चाहते हैं एसी के ऊपर, हम आपको उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए। तो निकोला टेस्ला ने बहुत महीने तक काम किया और सक्सेसफुली एक दिन बाद उन्होंने उनको रिजल्ट दे दिया कि हाँ, इस तरह से हम कम्यूटेटर की समस्या को निदान कर सकते हैं। मगर आपके टेस्ला को बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब ये जान के कि उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने जो वादे किए थे एडिसन ने वो फुलफिल नहीं हो पाए। इसके बाद में वेस्टिंगहाउस जो कि एडिसन की अपनी कंपनी थी उसको छोड़ के निकोला टेस्ला ने अपने खुद का काम स्टार्ट किया एज ए सेल्फ एंटरप्रेन्योर के रूप में, जहाँ पर कि वो एसी मशीन पे काम करना स्टार्ट हुआ। उन्होंने सबसे पहले कुछ इन्वेंशंस की मशीन, इंडक्शन मशीन की इन्वेंशन की, जहाँ पर कि उन्होंने खुद सेल्फ अपने खुद छोटे छोटे बिजनेसमैन को दिखाया ये मॉडल कि किस तरह एक इंडक्शन मोटर भी किस तरह काम आ सकती है, किस तरह डीसी सप्लाई बहुत कुछ नहीं है, एसी सप्लाई के अंदर भी कितना वास्ट आपके पास बिजनेस है, काम कर सकते हैं आप लोग। जब उन्होंने बताया कि जब हम छोटे रूप में उन्होंने बात बताई कि किस तरह आपका एक छोटा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो जनरेशन प्लांट है जिसकी कॉस्ट आपकी 6 टाइम है आपकी एसी की, उन्होंने बताया कि कभी एक मैं जनरेशन प्लांट आपको लगाऊंगा तो उसकी कॉस्ट 1/6 टाइम होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको जनरेशन जो होता है एक डीसी जनरेशन जहाँ पर होता है उसको आप सिर्फ और सिर्फ उसके 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के अंदर ही आप दे सकते हो, उससे ज़्यादा उसको वास्ट स्प्रेड नहीं कर सकते उसके जनरेशन को। मगर उन्होंने बताया कि ये काम हम यहाँ पर एसी जनरेशन में कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी फेम पहुंचती रही निकोला टेस्ला की, मगर हुआ क्या कि इस फेम को एडिसन पचा नहीं पाए। उन्होंने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ताकि एसी जो थी, एसी जनरेशन था, उसके लिए बहुत ही लोग घिन्न हो पाए। तो उन्होंने क्या किया, तो आप वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट्स आप लोग जानते हैं जहां पर कि एक ह्यूमन को एक चेयर पे बिठा के 1 घंटे तक इलेक्ट्रिकल शॉक दिया। ये बहुत ही सनसनीखेज और बहुत सैड न्यूज़ थी उस समय ह्यूमन काइंड के लिए, मगर उन्होंने करा ताकि एसी के लिए डिस्फेम पहुंच सके। मगर हमारे जो टेस्ला थे वो ऐसे आदमी नहीं थे कि जो इस पर्टिकुलर दुष्चरित्र की चीज़ों से बैठ जाएं।
उन्होंने खड़े हुए वापस, और उन्होंने इन चीज़ को ध्यान ना देते हुए अपने काम पे लगातार चलते रहे। उसके बाद एक वन ऑफ द उनका ड्रीम सपना आया कि नायग्रा फॉल्स के ऊपर उन्होंने एक पर्टिकुलरली जनरेशन प्लांट लगाना था। कंपनी ने अलग अलग टेंडर्स मंगवाए, जहां पर कि एडिसन और टेस्ला दोनों भी कंपनी वहां पर एज ए कॉम्पिटिटर थी। तो वहां पर दोनों के अपने अपने सर्किट्स देखे गए कि कौन सी कंपनी का बेस्ट मॉडल है जो कि यहाँ पर लगा सकता है नायग्रा हिल्स के ऊपर। तो वहां पर ये पाया गया कि इस हमारा जो पर्टिकुलर निकोला टेस्ला था उनका मॉडल बहुत अच्छा पाया गया, मगर यहाँ पर जो एडिसन के पर्टिकुलर और भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने कहा कि आप एडिसन इतने ईगो में क्यों हो, आप क्यों नहीं निकोला टेस्ला के मिल जाते। तो बाद में एडिसन नहीं माने तो वहाँ की कंपनी ने मर्ज हो गई निकोला टेस्ला के साथ में। उन्होंने वन ऑफ द फेमस कंपनी बनाई, डेट इज जेई, जिसको आप जनरल इलेक्ट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ तक मैं बात करूँ कि अभी तक मैं इससे आपको निकोला टेस्ला के बारे में बता रहा हूँ, एडिसन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कहाँ गया ट्रांसफार्मर, तो यहीं पर ये ट्रांसफार्मर काम का है। ये जो नायग्रा हिल्स के ऊपर आपका जो फर्स्ट सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर लगा था आपके पास में, ये करीब 5000 किलोमीटर दूर लगा था आपके न्यूयॉर्क शहर से, जिसको कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी थी। तो यहाँ पर निकोला टेस्ला ने कहा कि मैं सिंक्रोनस जनरेटर यहाँ पर निकोला फॉल्स पर लगाऊंगा, और इसकी जो पर्टिकुलर एनर्जी है, इसकी जो पर्टिकुलर मेरी एनर्जी है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मेरे एनर्जी को बूस्ट करूंगा ताकि वोल्टेज हाई एनर्जी में पहुंचे, और बाद में जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा वहाँ पर मैं स्टेप डाउन कर दूंगा ताकि मेरे एनर्जी के लॉसेस कम होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं अपने पर्टिकुलर एनर्जी को सप्लाई कर पाऊंगा। इसी मॉडल के कारण आज की तारीख में हम हर जगह एज ए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में हम हर जगह हमारे ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ से जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि ट्रांसफार्मर एज ए बेसिक हम बात करें हमारी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो एज ए स्टेप अप के रूप में काम आते हैं, जहां हम वोल्टेज को अप करना पड़ता है ताकि हमारे आई स्क्वायर लॉस जो हमारे पर्टिकुलर लाइन पे होते हैं उसे कम करना होते हैं। और हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे देना होता है। जब आप आपके आसपास में जो आपके सबस्टेशन देखेंगे जो कि करीब करीब 33 kV के होंगे, 33 kV की लाइन को आप 11 kV में आप स्टेप डाउन करते हो, और 11 kV फर्दर आपको 220 या 440 के स्टेप डाउन वोल्टेज के रूप में देती है। तो यही जो ट्रांसफार्मर आपके लगे होते हैं, जैसे कि इन्वर्टर में बात करें तो इन्वर्टर के रूप में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपके रेफ्रिजरेटर में लगे होते हैं ये ट्रांसफार्मर, जो कि या तो स्टेप अप के काम आएंगे, स्टेप डाउन के रूप में काम आएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में एक जो बेसिक डेफिनेशन है कि ट्रांसफार्मर एक टाइप का स्टैटिक डिवाइस है जो कि अपनी जगह पर ही रहता है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो एनर्जी है वो हम इसके एक प्राइमरी पार्ट से सेकेंडरी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग आर पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जिसको कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह फैराडे लॉ इस्तेमाल आता है हमारा। तो बेसिक डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की है, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच विल ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम a primary circuit to secondary circuit without loss of any energy, either step up as a work as a step up और step down ट्रांसफार्मर। या फिर हम इसको हिंदी में हम बात करें कि ये एक स्टैटिक डिवाइस है जिसके एनर्जी को हम प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी के लॉस के, जहां पर कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है इट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, आपकी जहां पर की फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका एक सर्किट डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का, जहाँ पर कि आपके पास में एक प्राइमरी वाइंडिंग है जो इस तरफ लगी हुई है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग आप यहाँ पर लगी हुई है। इस तरह के ट्रांसफार्मर आपने आपके छोटे से पोल्स के ऊपर देखे होंगे, यहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। एक तरफ से प्राइमरी से आपका एनर्जी आती है, दूसरे साइड में आपका डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर बात करें प्राइमरी पे कुछ वोल्टेज V1 लगा हुआ है, सेकेंडरी पे वोल्टेज V2 लगा हुआ है। इसकी वर्किंग की बात करें यहाँ पर हम वर्किंग में स्टार्ट करते हैं कि हमने कुछ वोल्टेज यहाँ से कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। जब हम एनर्जी की बात करते हैं हमारे किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर या फिर उसकी रेटिंग के अंदर बात करते हैं तो इसकी रेटिंग आती है किलो वोल्ट एम्पियर में। जब भी हम रेटिंग की बात करते हैं, रेटिंग मीन्स कितनी मात्रा में हम हमारा चला सकते हैं, किस दर के ऊपर हमारे ट्रांसफार्मर चला सकते हैं, तो ये रेटिंग होती है हमारी। ये जो रेटिंग हमारी होती है वो केवीए में होती है हमारे ट्रांसफार्मर की। तो हम बात करें कि कभी कोई मेरा 1 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ओके, तो उसके ऊपर मैंने कभी यहाँ से 100 वोल्ट का कभी वोल्टेज दे दिया है, तो इस पर्टिकुलर
ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट यहाँ से बहना स्टार्ट होगा वो 10 एम्पेयर का बहना स्टार्ट होगा मेरे प्राइमरी करंट से। ओके, तो अब ये जो मेरा 10 एम्पेयर का करंट है ये आपका जाना स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर वाइंडिंग के अंदर। ये जो वाइंडिंग है यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी हुई है पर्टिकुलर कोर के ऊपर। आपका जो कोर होता है वो यूजुअली तौर पे सीआरजू मटेरियल का बना होता है, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बना होता है। ओके, इसके बारे में हम जान के लाएंगे कि सीआरजू स्टील का ही क्यों बना हुआ है। इसके हम पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में हम अगले आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे हम। फिर ये जो हमारा पर्टिकुलरली आपने करंट यहाँ पर प्रोवाइड करा है, ये करंट आपकी पर्टिकुलर वाइंडिंग्स में फ्लो होगा। डिपेंड करता है कि कभी आपका ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इट मीन्स हम वोल्टेज को कभी बढ़ा रहे हैं, कभी हमारा वोल्टेज का V1 का जो वोल्टेज है वो छोटा है और V2 का वोल्टेज बड़ा है, तो हम बात करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ऊपर काम कर रहा है। कभी हम स्टेप डाउन के रूप में काम कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो वोल्टेज V1 है ये हमारा बड़ा है और V2 हमारा वोल्टेज छोटा है। तो बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप में आपका वोल्टेज V2 बड़ा होता है V1 से, और जब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तो आपका V1 का वोल्टेज बड़ा होता है V2 से। तो अब ये वोल्टेज V1 V2 कैसे हमारा बनता है, तो बात करें V1 आपने यहाँ से वोल्टेज दिया, यहाँ पर आपका जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर बनती है मैग्नेटिक मोटिव फील्ड। इसके बारे में हम आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बताएंगे, मैग्नेटिक सर्किट बताएंगे कि क्या होता है मैग्नेटिक मोटिव फील्ड। जैसे आपका ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड, मतलब वो मोटिवेटेड फोर्स आपका हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है पर्टिकुलर सर्किट में घूमने के लिए। वैसे हमारे पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स करता है पर्टिकुलर सर्किट में घूमने के लिए। इट मीन्स हम यहाँ पर जो हमारा करंट आई है और जो कि हमने वाइंडिंग लपेटी जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ये कुछ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है N1I1। ये जो मेरी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है ये फ्लक्स प्रोवाइड करती है इस पर्टिकुलर कोर में। हमारा कोर का सिर्फ एक ही काम रहेगा, अपने अंदर से फ्लक्स को फ्लो करवाना। तो यहाँ पर आपका फ्लक्स फ्लो करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ये जो फ्लक्स का डायरेक्शन है इसके लिए हमारे पास है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ओके, इस राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं कि हमारा पर्टिकुलर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा। आप लोगों को इसके बारे में हमारी मैग्नेटिक सर्किट की वीडियोस के अंदर आपको डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह जब हमारा राइट हैंड हमने ये करंट की डायरेक्शन है तो इस करंट के डायरेक्शन से किस तरह हमारे सर्किट के अंदर फ्लक्स की वैल्यू निकाल ले हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो ये थंब है मेरा राइट हैंड थंब रूल यहाँ जा रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो फ्लक्स मेरा घूम रहा है इस पर्टिकुलर कोर के अंदर, अब ये मेरा फ्लक्स लिंक कर रहा है कहाँ पर, लिंक करने की बात होती है, इट मीन्स मेरा जो फ्लक्स है कहीं ना कहीं जुड़ रहा है मेरी यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंडरी वाइंडिंग एक वाइंडिंग मैंने जोड़ रखी है जो कि कोर के दूसरे हिस्से के अंदर है। ये जो मेरे वाइंडिंग लपेट रखी है दूसरे हिस्से के अंदर है, यहाँ पर इसके भी कुछ मैंने टर्न्स बांध रखे, मतलब कुछ लपेट रखा है कुछ वाइंडिंग को N2 टर्न्स के अंदर। अब ये जो मेरा फ्लक्स है जो N2 टर्न्स को लिंक कर रहा है, ये यहाँ पर क्या करेगा, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा। क्यों इंड्यूस करेगा ये वोल्टेज, तो इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि जो वोल्टेज V1 है यहाँ से हमने जो प्रोवाइड किया है ये अल्टरनेटिंग इन नेचर है। इट मीन्स इसका जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारा वोल्टेज टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो मेरा करंट भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, मतलब ये भी अल्टरनेटिंग है। क्योंकि मेरा करंट अल्टरनेटिंग है तो मेरी जो फ्लक्स है वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगी, मीन्स समय के साथ वो चेंज हो रही है। ऐसा फ्लक्स जो मेरा समय के साथ चेंज हो रहा है तो हम वो ऐसा फ्लक्स कभी मेरी इस वाइंडिंग को लिंक करता है तो वहां पर आपका आता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन पर्टिकुलर वायर। मतलब हमारा फैराडे लॉ जो आपने बेसिक पढ़ रखा है आपके बीई या डिप्लोमा के अंदर, जो ये कहता है कभी एक वायर है उस वायर के ऊपर कोई फ्लक्स जिसका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है ऐसा लिंक करता है तो उस पर्टिकुलर वायर के अक्रॉस कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो सेम प्रिंसिपल है अपनाते हैं कि कोई फ्लक्स पर्टिकुलरली टाइम के साथ जब चेंज हो रहा है और पर्टिकुलर बार बार लिंक कर रहा है मेरी वायर के साथ में, तो ये मेरे वायर के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसका नाम है V2।
तो इस V2 के बारे में हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू N2dφ/dt। और यहां पर एक हम नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है हमारे लेंज लॉ को। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि आपका जो ये करंट है, यहां पर कभी हमने कोई लोड लगा दिया है तो ये लोड, आपके लोड के कारण कुछ करंट फ्लो होगा, वो एक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस तरह होगी कि जो फ्लक्स इस करंट को बना रहा है वो उसका अपोजिशन करेगा। ये सब चीज़ें हम हमारे मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे ये पर्टिकुलर, हम बात करेंगे लेंज लॉ किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग के बारे में पूरा हम डिस्ट्रीब्यूटली बात करेंगे यहाँ पर हम। तो अभी हमने यहाँ पर हम V2 वोल्टेज की बात करी, किस तरह हमारा V1 वोल्टेज हमने प्राइमरी लगाया, तो किस तरह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से V2 प्रोड्यूस हुआ। ये पूरी हमारी वर्किंग है जो कि हम ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। कि जब एक और इसमें चीज़ आती है कि क्या हम डीसी के ऊपर हमारा पर्टिकुलरली ट्रांसफार्मर काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। क्यों? कभी हम डीसी के ऊपर कभी हमारे ट्रांसफार्मर काम कराएंगे तो हमारी जो कोर होगी वो सैचुरेट हो जाएगी। इसके बारे में और हम समझेंगे। तो यहाँ तक हमने आज समझा कि किस तरह हमारा ट्रांसफार्मर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। हमने इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली। हम इसके आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा जो ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर है इसका कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कैसे होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारा ये जो पर्टिकुलर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे इस पर लगता है। हम बात करेंगे कि जो लेंज लॉ आगे हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ने वाले उसको लगा के यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। कभी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।